जब आप कोई एक ऐस जब आप कोई एक शहर छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं, तो कम से कम कुछ दिनों तक सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर होता है और जीवन में ज़रा भी ठहराव नहीं होता। ये सब बहुत ही तनावपूर्ण होता है, पर इस अराजकता में ही नई संभावनाएँ छिपी होती हैं। लोग जिनमें आप खुद भी शामिल हैं, आपको अपनी पुरानी स धारणाओं से रूबरू नहीं करा सकते। आप जिस लकीर पर चले जा रहे होते हैं, उससे ज़रा भटक जाते हैं। ऐसे में आप चाहें तो आगे जाने के लिए उन लोगों के साथ अपनी नई अ, लकीर बना सकते हैं, जो बेहतर लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। मुझे लगता था कि ये सब बस एक स्वाभाविक बेहतरी का हिस्सा है। मेरा मानना था कि हर वो व्यक्ति जो कहीं और से वहाँ आया है, उसे भी अचंभे से भरपूर ये अनुभव हो रहा होगा, वो खुद भी ये अनुभव लेना चाहता होगा। जबकि वास्तव में हर किसी में मामले में ऐसा नहीं था। एक बार जब मैं करीब 15 साल का था, तो मैं क्रिस और एक अन्य दोस्त जिसका नाम कार्ल था, एड एडमंटन नामक शहर गए। इस शहर की जनसंख्या लगभग 6000 थी। कार्ल ने पहले कभी कोई शहर नहीं देखा था, जो कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि फेर फेयरव्यू फेयरव्यू से एडमंटन आना-जाना करीब 800 मीटर का सफ़र था। हालाँकि मैं कई बार वहाँ की यात्रा कर चुका था, कभी अपने माता-पिता के साथ तो कभी उनके बिना। चूँकि उस शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे पहचानता हो, इसलिए मुझे वहाँ की ये गुमनामी बहुत पसंद थी। वैसे भी मुझे कोई भी नई शुरुआत बहुत पसंद आती है। इसके अलावा मुझे अपने होम टाउन गृहनगर की निराशाजनक और तंगहाल किशोर संस्कृति से पलायन करना भी अच्छा लगता था। इसलिए मैंने अपने इन दोनों दोस्तों को एडमंटन की यात्रा के लिए राज़ी किया था, पर उन्होंने कभी वो अनुभव नहीं किया था जो मैं कर चुका था। जैसे ही हम एडमंटन पहुँचे, अ, क्रिस और कार्ल गांजा खरीदने की इच्छा जताने लगे। इसलिए हम एडमंटन के उन इलाकों की ओर चल पड़े जो फेर फेयरव्यू का ही और बुरा संस्करण था। वहाँ भी हमें फेयरव्यू जैसे गांजा विक्रेता चोरी-छिपे ये नशा बेचते मिल गए। उस सप्ताह का आखिरी दिन हमने होटल के कमरे में शराब पीते हुए बिताया। हालाँकि हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे, इसके बावजूद हम एडमंटन में कहीं घूमने-फिरने नहीं गए। कुछ सालों बाद ही मुझे इसका एक और ज़बरदस्त उदाहरण मिला। मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी करने के लिए एडमंटन में रहने लगा था। वहाँ मैंने अपनी बहन के साथ एक अपार्टमेंट में घर ले लिया था, जो वहाँ नर्स बनने का प्रशिक्षण ले रही थी। वो बड़ी ही साहसी और उद्यमी स्वभाव की थी। कुछ सालों बाद ही उसने नॉर्वे में स्ट्रॉबेरी उगाने, अफ़्रीका में सफारी चलाने, सहारा रेगिस्तान में अ, टोरेग नामक स्थानीय मन मनसमूह जनसमूह के खतरे के बावजूद ट्रकों से तस्करी कराने और कांगो में अनाथ गोरिल्लाओं की देखभाल करने जैसे कई काम किए। हमारा घर एक नवनिर्मित नवनिर्मित
गगनचुंबी इमारत में स्थित था, जहाँ से उत्तरी सस्केचेवान नदी की दूर तक फैली घाटी का सुंदर दृश्य नज़र आता था, जबकि पृष्ठभूमि में शहर की स्काईलाइन नज़र आती थी। वहाँ मैंने अति उत्साह में आकर यामाहा कंपनी का एक अपराइट पियानो भी खरीद लिया था। जब हमारा घर वाक़ई सुंदर लगने लगा था अब हमारा घर वाक़ई सुंदर लगने लगा था। मैंने किसी से सुना कि एड क्रिस का चचेरा भाई भी इसी शहर में रहने आया है। मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ। एक दिन मेरे पास उसका फ़ोन आया। मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। मैं उसके हाल-चाल जानना चाहता था और देखना चाहता था कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद थी कि कुछ साल पहले मुझे उसमें जो संभावनाएँ नज़र आती थीं, उसकी उपलब्धियाँ भी वैसी ही होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब एड मेरे घर आया, तो मैंने पाया कि अब वो एक कमज़ोर अधेड़-सा दिखने वाला गंजा आदमी था। हालाँकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, पर उसके व्यक्तित्व में युवाओं वाली कोई बात नहीं रह गई थी और उसे देखकर स्पष्ट था कि उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। उसकी लाल आँखें देखकर लगता था कि वो नियमित रूप से नशा करने वाला व्यक्ति है। एड फ़िलहाल लोगों के बगीचों की घास काटने और उसकी देखभाल करने जैसे काम करता था। ये काम करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ़ तब तक जब तक आप इसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में पार्ट टाइम जॉब की तरह कर रहे हों या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कर रहे हों जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है और जिसके पास जीवन में अच्छे मौक़ों की कमी हो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बगीचे में घास काटना कोई करियर नहीं हो सकता। वो अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर आया था। मुझे एड का वो दोस्त आज भी अच्छी तरह याद है। वो एक हक्का-बक्का सा नज़र आने वाला नशेड़ी था और मेरे घर के सभ्य माहौल में उसकी उपस्थिति बड़ी अजीबो-गरीब लग रही थी। उस वक़्त मेरी बहन भी घर पर ही थी और वो भी एड को जानती थी। वो पहले भी इस किस्म के लोगों को देख चुकी थी, पर मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगा कि एड बिना कुछ सोचे-समझे ऐसे नशेड़ी को मेरे घर ले आया। एड घर के अंदर आया और सोफ़े पर बैठ गया। उसका वो दोस्त भी बैठ गया, पर उसे देखकर स्पष्ट था कि वो अपने पूरे होशो-हवास में नहीं है। ये सब किसी भयंकर उपहास की तरह था। हालाँकि एड भी नशे में था, पर उसे अब भी इतना होश था कि ये सब देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हमने अपनी-अपनी बियर का एक-एक घूँट पिया। एड के दोस्त ने सिर उठाकर छत की ओर देखा और बोला, मेरे सारे छोटे-छोटे कण छत पर चारों ओर बिखर गए हैं। आज तक संसार में किसी ने भी इससे बड़ा सच नहीं बोला था। हैं? मेरे सारे छोटे-छोटे कण। मैं एड को एक कोने में ले गया और विनम्रता से कहा कि एड, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें अपने इस घटिया दोस्त को मेरे घर पर लेकर नहीं आना चाहिए था। एड ने मेरी बात पर हामी भरी। वो मेरा आशय समझ चुका था। हालाँकि इससे स्थिति और भी अ, त्रासद नज़र आने लगी। इस घटना के कई दिनों बाद इसके भाई क्रिस ने इसी तरह की चीज़ों पर मुझे एक पत्र भेजा, जिसे मैंने 1999 में प्रकाशित हुई अपनी पहली किताब मैप ऑफ मीनिंग द आर्किटेक्चर ऑफ बिलीफ में भी शामिल किया था। इस पत्र में क्रिस ने लिखा था, मेरे कुछ दोस्त थे जो अपने आप से इतनी घृणा करते थे कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी आत्मघृणा के लिए माफ़ कर देते थे। वो क्या था जिसके चलते क्रिस, काल और एड को अपने नकारा दोस्तों से दूर जाने और अपने जीवन की स्थितियों को सुधारने में असमर्थ या इससे भी बुरा अनिच्छुक बना दिया था? क्या ऐसा होना अपरिहार्य था क्योंकि ये उनकी अपनी निजी कमियों अ
नौ नवजात उम्र की बीमारियों और अतीत के मानसिक आघातों का परिणाम था। आखिरकार हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। अलग-अलग लोगों में बुद्धिमत्ता का स्तर अलग-अलग होता है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है नई चीज़ें सीखने और स्वयं को रूपांतरित करने की क्षमता। इसके अलावा लोगों के व्यक्तित्व भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। कुछ लोग बड़े सक्रिय होते हैं, तो कुछ निष्क्रिय। कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, तो कुछ हमेशा चिंतित रहते हैं। उपलब्धियां हासिल करने में जुटे हर व्यक्ति के आसपास कोई ना कोई आलसी व्यक्ति भी मौजूद होता है। ऐसी भिन्न-भिन्न विशेषताएं जिस हद तक किसी के व्यक्तित्व का अपरिहार्य हिस्सा होती हैं, वो किसी भी आशावादी के अनुमान या इच्छा से कहीं अधिक होती है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ भी होती हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं और उसे एक दायरे में सीमित कर देती हैं। कई सालों तक पागलपन जैसी स्थिति में जीने के बाद क्रिस अपनी उम्र के तीसरे दशक में मनोरोग का शिकार हो गया। इसके कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। क्या इसके पीछे कारण उसका हद से ज़्यादा गांजे का सेवन करना था या नियमित रूप से ये नशा करना उसके लिए दवा जैसा था? अमेरिका के जिन राज्यों में गांजे का सेवन गैरकानूनी नहीं है, वहाँ डॉक्टर द्वारा दी गई दर्द की दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल में गांजे का सेवन करने के आंकड़ों में कमी आई है। हो सकता है कि ये नशा करने से क्रिस की हालत बदतर नहीं बल्कि बेहतर होती रही हो। शायद गांजा उसकी मानसिक अस्थिरता को बढ़ाने के बजाय उसकी तकलीफ़ को कम करता रहा हो। क्या क्रिस की बर्बादी का कारण उसकी वो शून्यवादी सोच थी जिसे उसने जीवन भर पोषित किया? क्या उसकी शून्यवादी सोच उसकी बीमारी का परिणाम थी या फिर जीवन की ज़िम्मेदारी उठाने की उसकी अनिच्छा का प्रदर्शन? आखिर क्यों वो अपने चचेरे भाई और मेरे अन्य दोस्तों की तरह ही अपने जीवन में निरंतर ऐसे ही लोगों और स्थानों का चुनाव करता रहा जो उसके लिए सही नहीं थे? कई बार जब लोगों को ये लगता है कि उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है या शायद जब वे अपने जीवन की ज़िम्मेदारी उठाने से इनकार कर देते हैं, तो वे किसी न किसी ऐसे परिचित व्यक्ति को चुन लेते हैं, जो अतीत में उनके लिए परेशानी का कारण बन चुका हो। ऐसे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वे इससे बेहतर के योग्य हैं, इसलिए वे बेहतरी की तलाश करने की कोशिश तक नहीं करते या फिर हो सकता है कि बेहतर चीज़ों को पाने की कोशिश में जो बाधाएँ आती हैं, वे उनका सामना ही नहीं करना चाहते। मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इस स्थिति को रिपीटेशन कंपल्सन दोहराव की मजबूरी कहा है। वे इसे अतीत की स्वभावता को दोहराने की एक प्रबल अचेतन प्रेरणा मानते थे। इस स्थिति से गुजर रहे लोग कभी अतीत की उन भयावहताओं की सटीक व्याख्या के लिए ऐसा करते हैं, तो कभी उन पर सक्रिय रूप से महारत हासिल करने के लिए और कभी इसलिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। लोग अपने पास मौजूद तरीकों की मदद से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। दोषपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करने से दोषपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। इस दोषपूर्ण तरीकों के लगातार इस्तेमाल से निरंतर दोषपूर्ण परिणाम ही आता है। जो लोग अपने अतीत से कुछ नहीं सीखते, वे उसे बार-बार दोहराने के लिए बाध्य होते हैं। इसे आंशिक रूप से भाग्य भी कहा जा सकता है और असमर्थता भी। आंशिक रूप से ये सीखने की अनिच्छा है, सीखने से इनकार है, सीखने से किया गया वो इनकार जो किसी चीज़ से प्रेरित है। श्रापितों को बचाना या ग्रापितों को बचाना? वेट।
श्रापितों को बचाना। हालाँकि लोग कई कारणों से ऐसे दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। कई बार लोग किसी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। आमतौर पर युवाओं के मामले में ऐसा ज़्यादा होता है। हालाँकि ये प्रवृत्ति उन लोगों में उम्र बढ़ने के बाद भी बनी रहती है, जिनमें सहमत होने की प्रवृत्ति होती है या जिनका भोलापन वयस्क होने के बाद भी नहीं जाना जाता, या फिर जो जानबूझकर सच से नज़रें चुराते हैं। इस पर कुछ लोग आपत्ति जताते हुए कह सकते हैं, दूसरों की बुराई के बजाय उनकी अच्छाई देखना ही बेहतर होता है। दूसरों की मदद करने की इच्छा दुनिया का सबसे बड़ा सद्गुण है। पर नाकाम होने वाला हर व्यक्ति किसी का सताया हुआ नहीं होता। सबसे निचले स्तर पर जीने वाला हर व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने का इच्छुक नहीं होता। हालाँकि बहुत से लोग इसके इच्छुक होते हैं और कई तो ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। बहरहाल लोग अक्सर अपनी तकलीफ़ों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, और जो लोग अपनी तकलीफ़ को संसार में होने वाले अन्याय का सबूत बनाकर पेश करने में कामयाब हो जाते हैं, वो स्वयं के साथ-साथ दूसरों की तकलीफ़ को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। सबसे निचले स्तर पर जीने वाले लोगों के बीच भी उत्पीड़कों की कोई कमी नहीं होती है। भले ही उनमें से ज़्यादातर बस दिखावा करने के मकसद से दूसरों को पीड़ित करते हों। ये जीवन के सबसे आसान रास्ते जैसा नज़र आता है, पर अंततः उनके जीवन को नर्क की ओर ले जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसका जीवन अच्छा न चल रहा हो, उसे मदद की ज़रूरत हो। हो सकता है कि वो आपसे मदद की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिसे सचमुच मदद की ज़रूरत है, और जो बस आपकी मदद करने की इच्छा का फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐसे 2 लोगों के बीच फ़र्क करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि ये फ़र्क करना उसके लिए भी मुश्किल है, जिसे सचमुच मदद की ज़रूरत है, जो आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है, पर संभावित रूप से आपका फ़ायदा भी उठाना चाहता है। ये व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश में नाकाम होता है और फिर भी उसे माफ़ कर दिया जाता है। वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है और उसे दोबारा माफ़ कर दिया जाता है। आम तौर पर ऐसा व्यक्ति अक्सर वो होता है जो चाहता है कि लोग उसकी कोशिशों की प्रामाणिकता पर विश्वास कर लें। जब किसी को बचाने की कोशिश के पीछे इंसान का भोलापन नहीं होता, तो अक्सर इसके पीछे उसका गुमान और अहंकार होता है। कुछ ऐसा ही रूप के अतुलनीय लेखक योदोर दोस्तोयेव्स्की के कड़वाहट से भरे क्लासिक उपन्यास नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया गया है, जो इन मशहूर पंक्तियों के साथ शुरू होता है। मैं एक वाहियात व्यक्ति हूँ, मैं एक द्वेषपूर्ण और अनाकर्षक व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लिवर की बीमारी है। ये अराजकता और निराशा के अंडरवर्ल्ड में अस्थायी रूप से रहने वाले एक दुखी लेकिन अभिमानी किस्म के व्यक्ति में बदल जाता है। वो पूरी दिन निर्दयता से अपना विश्लेषण करता है, पर हज़ारों पाप करने के बाद भी वो सिर्फ़ अपने कुछ ही पापों की कीमत चुका रहा होता है। वो कल्पना करता है कि अब उसे मुक्ति मिल गई है, और फिर वो सबसे बड़ा अपराध करता है। वो एक ऐसी महिला को मदद का प्रस्ताव देता है जो सचमुच हालात की मारी हुई है। बेताबी से भरी 19वीं सदी की लीजा नामक वो दुर्भाग्यशाली महिला वेश्यावृत्ति के रास्ते पर थी। वो व्यक्ति उसे इस वादे के साथ मिलने बुलाता है कि वो उसके जीवन को एक बार फिर
पटरी पर ले आएगा। जब वो लीज़ा के आने का इंतज़ार कर रहा होता है तो अपनी कल्पनाओं में खुद को मसीहा की तरह देखने लगता है। पहला दिन गुज़र गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी गुज़र गया। वो नहीं आई और मैं धीरे-धीरे शांत महसूस करने लगा। मैं विशेष रूप से 9 बजे के बाद खुद को बड़ा ही उत्साही और हँसमुख महसूस करने लगता था। कई बार तो मैं ये सुनहरा सपना देखने लगता था कि मैं लीज़ा का उद्धारक बन गया हूँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो मेरे पास आई और मैंने उससे बातचीत की। मैं उसे सीख देता हूँ, उसके अंदर सुधार लाता हूँ और उसे एक बेहतर हुँ। औरत बना देता हूँ। आखिरकार मैं गौर करता हूँ कि वो मुझसे जुनून की हद तक प्रेम करने लगी है। मैं उसके प्रेम को ना समझ पाने का दिखावा करता हूँ। हालाँकि मैं नहीं जानता कि मैं ये दिखावा क्यों कर रहा हूँ। शायद सिर्फ़ उस पर असर डालने के लिए। इससे पैदा हुई दुविधा के चलते वो आखिरकार काँपते हुए, सिसकते हुए मेरे पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि मैं उसका रक्षक हूँ और वो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। ऐसी कल्पनाओं से कुछ और नहीं बल्कि अराजकता और निराशा के अंडरग्राउंड में रहने वाले का अहंकार ही बलवान होता है। लीज़ा खुद भी इन्हीं के चलते तबाह हुई थी। वो व्यक्ति लीज़ा को मुक्ति देने का जो प्रस्ताव देता है, उसके लिए वचनबद्धता वंदता और परिपक्वता के स्तर पर ऐसा बहुत कुछ आवश्यक है जिसे देने के लिए अंडरवर्ल्ड का वो व्यक्ति ना तो सक्षम है और ना ही इच्छुक। उसके चरित्र में ये खूबी है ही नहीं कि वो इस बात को समझ सके और उसे अपनी इस कमी का एहसास फ़ौरन हो जाता है जिसे वो तर्कसंगत भी ठहराने लगता है। आखिरकार लीज़ा उसके फटे-हाल घर में पहुँच जाती है, सिर्फ़ इस उम्मीद में कि शायद ऐसा करके उसे अपने जीवन में कोई सही रास्ता नज़र आ जाए। लीज़ा के पास जो कुछ भी था, यहाँ आना उसे दाँव पर लगाने जैसा था। वो उस अंडरग्राउंड व्यक्ति से कहती है कि वो अपने वर्तमान जीवन के जाल से छुटकारा पाना चाहती है। इस पर उस अंडरग्राउंड व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या थी? प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं अपने शब्दों में तर्क की परवाह किए बिना ठीक से साँस लेने की कोशिश में हाँफने लगा। मैं अपने अंदर की इन चीज़ों को एक ही बार में बाहर निकालने के लिए तरस गया था। इसलिए मैंने ये विचार करने की कोशिश भी नहीं की कि मुझे इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बताओ मुझे तुम मेरे पास क्यों आई हो? बताओ। मैं रो पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम इसलिए आई हो क्योंकि उस वक़्त मैंने तुमसे कुछ भावुक बातें की थी। इसलिए फ़िलहाल तुम इतनी नरमी से पेश आ रही हो और एक बार फिर वैसे ही भावनात्मकता के लिए तरस रही हो और अब मुझे तुम पर हँसी आ रही है। अरे! तुम काँप क्यों रही हो? हाँ, मैं तुम पर हँस रहा था। एक शाम डिनर पर मुझसे पहले आए लोगों ने मुझे अपमानित किया था। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मैं उनमें से एक व्यक्ति को जो एक अफ़सर है, पीटने आया था। पर उस दिन मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने कोशिश की पर मैं उसे ढूँढ नहीं पाया। खुद को सामान्य महसूस कराने के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं भी किसी को उसी तरह अपमानित करूं जैसे मुझे अपमानित किया गया था और फिर तुम मेरे सामने आ गई, इसलिए मैंने अपनी भड़ास तुम पर निकाली और तुम पर हंसा। चूँकि मुझे नीचा दिखाया गया था इसलिए मैं भी किसी को नीचा दिखाना चाहता था। मुझसे ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मेरी कोई हैसियत ना हो, इसलिए मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और
तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें वहाँ बचाने आया हूँ, है ना? ऐसा ही है ना? बोलो। मुझे पता था कि शायद वो फ़ौरन सब समझ नहीं पाएगी और हैरानी से बुदबुदाएगी, पर मुझे ये भी पता था कि वो मेरी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझ जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ। वो समझ गई, मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कुछ कहने की कोशिश तो की, पर बुदबुदा कर रह गई और पास पड़ी एक कुर्सी पर चढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे कुल्हाड़ी से कटने के बाद पेड़ की डाल ज़मीन पर ढह जाती है। इसके बाद वो अपने चेहरे पर हैरानी और खौफ़ के भाव लिए मेरी ओर देखती रही। वो मेरी बात सुन तो रही थी, पर मेरे द्वेषपूर्ण और स्था स्वार्थी शब्दों को सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल अनुभव था। उस अंडरग्राउंड व्यक्ति के अहंकार, लापरवाही और द्वेष ने लीज़ा की आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिला दी। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था और इससे भी बुरा ये कि उसका लक्ष्य भी यही था। वो ये भी जानता था कि अपनी खलनायक की से निराश एक खलनायक अचानक नायक नहीं बन जाता, क्योंकि नायक वो होता है जो सकारात्मक होता है, ना कि वो जिसमें बुराई का आभास हो। पर आप इस पर आपत्ति जताते हुए कह सकते हैं कि खुद ईसा जीसस ने टैक्स कलेक्टर्स और वेश्याओं से दोस्ती की थी। आखिर दूसरों की मदद करने की कोशिश करने वालों के इरादों पर मैं कलंक कैसे लगा सकता हूँ? पर ईसा तो एक आदर्श व्यक्ति थे, जबकि आप बस आप ही हैं। भला आपको कैसे पता कि ग गर्त गत्र में गटर में पड़े या गत्र में पड़े किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश में आप उसे और स्वयं को भी और गहरे गत्र में गत्र की ओर ले जाएंगे। जरा ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो कुछ ऐसे श्रमिकों के एक असाधारण दल के निरीक्षक का काम करता है, जो सामूहिक रूप से पहले से तय लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए कि वे सारे श्रमिक बहुत मेहनती, प्रतिभाशाली, रचनात्मक और आपस में संगठित हैं, पर उनका निरीक्षण करने वाले व्यक्ति पर एक अन्य श्रमिक की भी जिम्मेदारी है। अशांत स्वभाव वाला ये श्रमिक किसी और दल का है और काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए नेक इरादे वाला वो निरीक्षक अचानक किसी बात से प्रेरित होकर उस श्रमिक को मेहनती और प्रतिभाशाली श्रमिकों के दल में शामिल कर देता है। वो उम्मीद करता है कि ये नया श्रमिक इस दल के मेहनती और प्रतिभाशाली श्रमिकों को उदाहरण के रूप में देखेगा, जिससे उसके अंदर भी सुधार आएगा। पर क्या ऐसा हुआ? मनोवैज्ञानिक नज़रिया इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कोई भटका हुआ व्यक्ति दूसरों के अधिकार क्षेत्र में हाथ डालकर अचानक सुधर जाता है और बेहतर प्रदर्शन करने लगता है? नहीं, बल्कि उसके आने से इस दल का प्रदर्शन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि अशांत स्वभाव वाला वो श्रमिक नए दल में आने के बाद भी चिड़चिड़ा, अहंकारी और विक्षिप्त बना रहता है। वो बार-बार शिकायतें करता है, वो शर्माता है, वो महत्वपूर्ण मीटिंग्स में अनुपस्थित रहता है। उसके कम गुणवत्ता वाले प्रदर्शन से दल को अपना काम पूरा करने में देरी होती है और वो जो गलतियाँ करता है, दल के अन्य श्रमिकों को उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। इसके बावजूद उसे अपने दल के अन्य श्रमिकों की तरह ही पूरा वेतन मिलता रहता है। ये देखकर दल के मेहनती और प्रतिभाशाली श्रमिक ये महसूस करते हैं कि उन पर अन्याय हो रहा है। हर किसी को लगने लगता है कि जब नया श्रमिक इस प्रोजेक्ट के लिए अपना
पसीना बहाने को तैयार नहीं है, तो फिर मैं इसे पूरा करने के लिए अपने दिन का चैन और रातों की नींद क्यों हराम करूँ? टाइम ओवर।